नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आधा भाग आप लोगों को हमने बता दिए हैं अपने पहले वीडियो में, तो वो वीडियो जरूर देखें, तब आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आएगा। तो भाई आप जानते हैं इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो जैसा कि सबसे पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। तो भाई संयोजन अभिक्रिया को समझना कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना दे। जैसे एक उदाहरण आपके सामने हम रखते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड अवस्था में रहता है। और आप ध्यान दें कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और ये सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और दूसरा है जल। अब देखिए, और जो कि लिक्विड अवस्था में है जल। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जो कि बुझा हुआ चूना होता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है दो पदार्थ मिले और एक एकल पदार्थ का निर्माण किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो यह संयोजन अभिक्रिया हुआ। और आप नोट करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए की जाती है दीवारों पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों में चमक आ जाती है। बात को समझिए, पहले कैल्शियम ऑक्साइड और जल का जब अभिक्रिया कराया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चूना मिला, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बुझा हुआ चूने में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित किया गया, यानी कि बुझा हुआ चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है और यह अभिक्रिया धीमी अभिक्रिया होती है, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के साथ जल भी मिलता है। यानी यही अभिक्रिया दीवारों पे सफेदी करने के लिए किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का ही नाम है संगमरमर। ये बातें हम यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं क्योंकि NCERT में यह बातें लिखी हुई है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको NCERT का कोई भी शब्द यहाँ पे आपसे छूट जाए, क्योंकि हमने प्रण ठाना है कि NCERT के हर एक लाइन को टॉपिक बाय टॉपिक समझाएंगे। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देख लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल का निर्माण है। जब भी हाइड्रोजन तो एक प्रकार का गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है, जो कि H2 है। यानी दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण किए, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए, यहाँ पे एक अभिक्रिया बहुत चर्चे में होती है और एग्जाम में हमेशा यह सवाल पूछे जाते हैं, और बच्चे हमेशा यह सवाल गलत करते हैं, जो कि है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? और ये कोई बड़ा अभिक्रिया नहीं है। इसमें मात्र इतना आपको देखना होता है कि जिसमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम को हम पानी में डालते हैं तो अभिक्रिया करके तेज ज्वलित होता है, यानी आग पकड़ लेती है, यानी ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। वैसी ही अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या जैसे हम उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण लेते हैं प्राकृतिक गैस का दहन, यानी प्राकृतिक गैस हम मीथेन को बोलते हैं, CH4, जो कि प्राकृतिक गैस है। इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल तथा ऊर्जा भी निकलती है, तथा यहाँ पे ऊर्जा भी निकलती है। अब दूसरा बात है टॉपिक वाला कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे। और से सुनिएगा, आप जो भी खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। आप जो भी खाना खाते हैं, वसा, तेल युक्त जो भी पदार्थ खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब आपके शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है और आप खुली हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और साथ में जो पानी पीते हैं यानी जल, ये तीनों चीज आपके शरीर में अभिक्रिया कर श्वसन का निर्माण करता है। श्वसन के निर्माण में आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और साथ में जल का भी निर्माण होता है इसमें, और साथ में ऊर्जा भी निकलती है, आपको पता नहीं चलता है। आप अभी हाथ अपना निकालिए और हाथ निकाल के सांस छोड़िए, हाथ पे लीजिए, नहीं छोड़िए। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं तो आपको गर्मी महसूस होगा, वहां पे भाप निकलेगा, तो वो है ना, जो वो ही है ऊर्जा। और हम आशा करते हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए तीसरी बात, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जी हाँ, साग सब्जी यानी कि जो खराब पदार्थ होते हैं, मतलब बहुत दिन का जो खाना होता है, बहुत ज्यादा खाना बन जाता है, उसको आप फेंक देते हैं कहीं पे। जब वह विघटित होकर कंपोस्ट बनने लगता है तो वहां से आप जब भी गुजरिएगा तो गंध तो नहीं मिलता है, और गंध के साथ आपको वहां पे गर्मी भी महसूस होती है। आप कभी देखिएगा। अब देखिए, हम लोग दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लेके। यह है वियोजन अभिक्रिया,
या इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया परिभाषा कोई बड़ा चीज नहीं है, परिभाषा वियोजन तो नाम में ही परिभाषा है। अब इक्वेशन पूछता है, रिएक्शन पूछता है। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया को हम देखते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनते हैं। यानी कहने का मतलब है कि संयोजन में दो मिलके एक बन रहे थे, और ये वियोजन में एक ही है ना जो टूटकर एक से दो या तीन कुछ भी बन सकते हैं। वियोजन में ऐसे होते हैं। तो यह वियोजन इसको टूटने के लिए तो आप यहाँ पे गौर करिए कि इसको टूटने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी होगी। जैसे मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया हम कराते थे तो हमको दो पदार्थ की जरूरत होती है, तब संयोजन अभिक्रिया हम बनता था। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला तब ना कोई अभिक्रिया हुआ। अब एक पदार्थ अपने आप ना टूट जाएगा, कुछ बातें होंगी तब यह पदार्थ टूटेगा। तो यही तीन प्रकार से कोई पदार्थ टूटते हैं। या तो वह उष्मा के कारण टूट सकते हैं, या वे विद्युत के द्वारा टूट सकते हैं, या वे प्रकाश के द्वारा टूट सकते हैं। यही तीन प्रकार हैं जो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सबसे पहले हम देखते हैं उष्मा से कैसे टूटती है। जैसे फेरस सल्फेट को लेते हैं तो फेरस सल्फेट जो कि एक सॉलिड होता है, और जब इसमें उष्मा दिया जाता है तो यह टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। यह अभिक्रिया उष्मा के द्वारा होता है जो कि एक वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और आपको हमने बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थ के रूप में टूट सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, जो कि यहाँ पे टूटे हैं। अब हम दूसरा देखते हैं विद्युत के द्वारा कैसे होते हैं। तो विद्युत के द्वारा देखिए जल, नॉर्मल सी जल है, जल में जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है ना तो उसके आयन बिखर जाते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग में टूट जाते हैं। तो ये विद्युत के द्वारा टूटते हैं, ये भी वियोजन अभिक्रिया ही है। देखते हैं प्रकाश के द्वारा कैसे अभिक्रिया टूटती है। सिल्वर क्लोराइड जो कि ठोस अवस्था में रहता है, और यह जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है इस पे, सिल्वर और क्लोराइड दोनों बिखर जाते हैं यानी टूट जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यानी जब भी सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश दिया जाता है ना तो धूसर रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकाश की उपस्थिति के कारण सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन का वियोजन हो जाता है, इसी कारण इसका रंग धूसर रंग का हो जाता है। ये सब प्रश्न एनसीईआरटी के VVI प्रश्न है, और यही सब प्रश्न में बच्चों को फंसाते हैं। आपसे पूछेगा कि सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग क्यों हो जाता है, तो आपको यह बताना पड़ेगा क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन का वियोजन हो जाता है, इसी कारण इसका रंग धूसर हो जाता है। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को काले स्थान पे रखते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। यह भी सूर्य के प्रकाश से सिल्वर और ब्रोमाइड अलग हो जाते हैं। इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ये बात आप नोट करिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। वहां पे हमने जाना ऊष्माक्षेपी के बारे में, और यहाँ पे हम जानते हैं ऊष्माशोषी के बारे में। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिन अभिक्रिया में ऊष्माशोषी होती हो यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये सब अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जैसे आप पीछे वाले अभिक्रिया को देखे थे, फेरिक ऑक्साइड में ऊष्मा दिया जा रहा है तभी यह ऊष्मा का शोषण हो रहा है। यहाँ पे ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो ये सब अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखिए हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया के बात कर रहे हैं जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया है ना, इसको आप बाहुबली की तरह समझिए, यानी जो जितना ज्यादा ताकतवर रहेगा वो ही यह अभिक्रिया कर सकता है। विस्थापन अभिक्रिया की नॉर्मल परिभाषा है कि जब कोई सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम लेते हैं आयरन को, Fe जो कि सॉलिड अवस्था में रहता है, और कॉपर सल्फेट लेते हैं। यहाँ पे क्या करता है ना, आयरन है ना, आयरन कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है, और यह जानने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी के तत्वों की संख्या को याद करना पड़ेगा। जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऐसे करके सक्रिय धातु है ना, उसको आपको याद करना पड़ेगा, तब ये आप इस अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आयरन कॉपर से ज्यादा अच्छी सक्रिय धातु है, तो ज्यादा सक्रिय धातु है तो आयरन कहता है कॉपर के कि भाई तू अब हट, अब हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और तुम अपना सल्फेट हमको दे दो। तो भाई कॉपर चुपचाप डर के मारे हट जाता है, जो कि अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है विलयन में, और ये जो होता है ये अपना मनमानी करता है आयरन, और कॉपर सल्फेट के विलयन को फेरस सल्फेट के रूप में बदल देता है, यानी कि आयरन सल्फेट बना देता है, और कॉपर बेचारा अपक्षेप के रूप में नीचे जम जाता है, यह अभिक्रिया नहीं कर पाता, यह हट जाता है। और देखिए दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं जिंक
जब फेरस सल्फेट से अभिक्रिया कर। देखिए अब आ गया ये आयरन का बाप जिंक। जिंक है जो आयरन से ज्यादा क्रियाशील होने के कारण अब जिंक आयरन को हटा देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और आयरन उसी तरह अपक्षेप के रूप में बैठ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सबका दिन आता है। पहले कॉपर अपक्षेप के रूप में बैठा था, अब आयरन चुपचाप जलीय विलयन में बैठ जाएगा। एक नोट करने वाली बात है अपक्षेप कि अपक्षेप क्या होता है कि किसी विलयन में यह एक गाढ़ा पदार्थ होता है जो उस विलयन में नीचे बैठ जाता है, उसे अपक्षेप कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में आयरन अपक्षेप है और इस अभिक्रिया में कॉपर अपक्षेप है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण हो रहा है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको नॉर्मल सी बात है, जिसमें अपक्षेप निर्माण हो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी सबसे सरल भाषा में इसको आपको समझाएं तो आप सुनिए। जैसे मान लीजिए ए और बी दो दोस्त हैं। अब दो दोस्त है, दोनों गहरा दोस्त है और भाई दोनों दोस्त का शादी हुआ। दोनों दोस्त 1 साल तक तो खुशी खुशी रहे। जब दोनों दोस्त आपस में मिले तो एक दोस्त ने कहा कि भाई हम अपने पत्नी से परेशान हैं, हमको तुम्हारी पत्नी अच्छी लग रही है। और दूसरे दोस्त ने भी वही कहा कि भाई हम भी अपने पत्नी से परेशान हैं और तुम्हारी भी अच्छी लग रही है, तो क्यों ना हम दोनों अपने पत्नी की अदला बदली कर लें। तो यही होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इनमें एक विस्थापन नहीं होता है, इनमें द्विविस्थापन होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। सोडियम और बेरियम दोनों दोस्त थे और ये जो सल्फेट है, इनके सल्फेट और इनके क्लोराइड इनकी पत्नियां हैं। अब दोनों आपस में मिले तो वही बातें हुए, बोले कि आप अपना पत्नी हमको दे दीजिए और आप हमारा पत्नी आप ले लीजिए। तो यही हुआ कि बेरियम है जो सोडियम की पत्नी को ले लिए और बेरियम सल्फेट का निर्माण किए जो कि अपक्षेप के रूप में है, और सोडियम है जो बेरियम के पत्नी को ले लिए और सोडियम क्लोराइड बनाए जो कि एक जलीय विलयन है। अब देखिए ये जो बेरियम सल्फेट इस अभिक्रिया में बनता है ना, वो भी अपक्षेप के रूप में बनता है क्योंकि बेरियम सल्फेट ठोस रूप में होता है और जलीय विलयन में ये ठोस रूप थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है। अब इनके आयनों का आदान प्रदान के बारे में समझने के लिए आपको थोड़ा डीप केमिस्ट्री आना चाहिए। अगर आप 9th में अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़े होंगे तो इसको आप जान पाइएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे इस चैनल पे केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट अपलोड है आयनों के बारे में, यानी केमिस्ट्री कैसे शुरू करें उसके बारे में। आप वो वीडियो देखें और अच्छे से समझ जाइएगा, केमिस्ट्री आपके लिए हलवा हो जाएगा। देखिए ऐसा इसीलिए होता है, यानी कहने का मतलब है कि भाई दोनों की पत्नियां पसंद आई तो पसंद आने का कोई कारण होगा ना। इनके पसंद होने का मेन कारण यह था कि बेरियम पे 2+ आयन होते हैं और सल्फेट पे 2- आयन होते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये दो होते हैं ना, दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं। इनके पास 2 ज्यादा होता है, इनके पास 2 कम होता है, तो ये जो 2 होते हैं ना इनको दे देते हैं और इनका अष्टक पूरा हो जाता है और ये दोनों बेरियम सल्फेट के रूप में अभिक्रिया कर लेते हैं और अपक्षेप का निर्माण करते हैं। और देखिए वैसे ही सोडियम का होता है +1, क्लोरीन का होता है -1, तो ये दोनों भी प्लस माइनस इक्वल हो जाते हैं और NaCl का निर्माण करते हैं। अब भाई थोड़ा सा डीप जाए हम तो आपको कैसे समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये +1 कहां से आया, आपको हम बता देते हैं तुरंत से। -1 कहां से आया, अब देखिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 और क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17। तो देखिए कक्षा होता है KLMN, ऐसे करके कक्षा चलते हैं और 2, 8, 8 ऐसे करके जो है ना कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहले कक्षा में 2 रह सकते हैं, दूसरे में 8 रखते हैं। अब देखिए इसको है जो कि 11 इसके पास है, तो इसका कक्षा 2, 8 कितना हो गया 10, यानी 2 कक्षा तो भर गए, L तक इसके भर गए। तो M बनाने के लिए अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचे। तो भाई ये क्या है 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तब इसका कष्टक पूरा होगा, तीसरा कक्षा। अब ये क्लोरीन को देखिए तो ये 1 इसमें ज्यादा है तो इसका +1 हो गया। अब देखिए इसका 1 कक्षा ज्यादा है तो ये +1 इलेक्ट्रॉन से हो गया। क्लोरीन का देखिए 17 होता है, 2, 8, 8। तो देखिए पहला कक्षा पूरा है, इसका दूसरा कक्षा भी पूरा है, 2, 8, 10, 10, 8 कितने होते हैं 18, और इसके पास है कितने 17 यानी 7, यानी घट कितना गया -1, यानी 1 इसके इलेक्ट्रॉन घट गए। तो भाई यहाँ 1 ज्यादा था
और यहाँ एक कम हो रहा है। तो इसने इससे कह दिया कि भाई तुम्हारे पास एक ज्यादा है, हमारे पास एक कम है, अगर तुम हमको एक दे देते हो तो इसमें हमारा भी फायदा है और इसमें तुम्हारा भी फायदा है। तुम भी आराम से अष्टक को पूरा करके रह सकते हो घर में और हम भी अष्टक पूरा कर सकते हैं। अब देखिए अब आप कहिएगा कि सोडियम को 7 घट रहा है तो सोडियम 7 क्यों नहीं ले लेता है दूसरे से। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि सोडियम के पास उतना नहीं है। इसीलिए उससे अच्छा होता है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को धनायन बना ले, यानी धन देने वाले बना ले, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को ऋणायन बना लेते हैं। यही इक्वेशन के कारण ये दोनों अभिक्रिया कर लिए थे और यही इक्वेशन इन दोनों के बीच में भी है। तो ये बेरियम भी 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए और इनका 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिए और ये बेरियम सल्फेट बना दिए। तो भाई अगर 10th क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो ये सब बातें केमिस्ट्री की आपकी बेसिक है और ये सब बातें आपको जानना चाहिए। अगर आप अभी नहीं जान रहे हैं तो आपको अभी जानना जरूरी है। अगर इसको जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे केमिस्ट्री का बेसिक वीडियो देखिए, अगर आप 10th क्लास में हैं तो। अब हम लोग बात करते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसे उपचयन कहते हैं। या कहने का मतलब है उपचयन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन निकल जाए, दोनों में से कोई एक चीज हो रही है तो वो उपचयन अभिक्रिया कहला जाएगा। जैसे कि कॉपर का ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर के साथ इधर देखिए RHS में आप देखिएगा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। यहाँ देखिए RHS में देखिए कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, ये ऑक्सीजन है जो इधर आके कॉपर के साथ जुट गया। तो यहाँ क्या हुआ, उपचयन हुआ, जो कि मतलब कि जुटे, ऑक्सीजन जुटे। देखिए दोनों में से एक बात अगर फॉलो कर रहा है ना, हाइड्रोजन की बात भी नहीं हो तभी वो चलेगा, क्योंकि यह एक बात तो फॉलो कर रहा है ना, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यह उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। अपचयन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का निकलता है, यानी इसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, तो उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन कहाँ हट रहा है। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ था तो इसमें ऑक्सीजन सटा हुआ था, यहाँ से कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट गया, है कि नहीं। जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया तो यह हो गया अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना भी कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। अब एक अभिक्रिया है जो हमेशा पूछे जाते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो भाई क्लास 10th का रेडॉक्स अभिक्रिया सबसे प्रिय अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया हमेशा पूछे जाते हैं, जिसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं या इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये वैसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक उपचयित हो और दूसरा अभिकारक अपचयित हो, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो 2 अभिकारक भाग लेते हैं ना, आप गौर से देखें, 2 अभिकारक भाग लेते हैं ना, उसमें एक का अपचयन हो और दूसरे का उपचयन हो, तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिए हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 के साथ तापन जब दिया जाता है तो मिलता है हमको कॉपर और H2O जल। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, पहले अभिकारक को हम देखते हैं जो कि कॉपर ऑक्साइड है। अब इस अभिकारक से बन क्या गया, कॉपर, यानी कि इससे है जो ऑक्सीजन हट गया इधर। अब जब ऑक्सीजन का ह्रास हो तो वो क्या कहला गया, अपचयन। और दूसरे अभिकारक में देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं था पर इधर जाके ऑक्सीजन यहाँ पे जुट गया, तो ये क्या कहलाएगा, उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन जुट गया उपचयन और जिससे ऑक्सीजन हट गया उसको अपचयन, यानी कि दोनों अभिक्रिया इसमें हो गई, तो यह कहला गया रेडॉक्स अभिक्रिया। यह एग्जाम्पल के साथ आप एग्जाम में ऐसे बनाकर लिख दीजिएगा ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए यह एक नॉर्मल सी अभिक्रिया है जो कि आपको हम पहले ही बताएं कि अपक्षेपण अभिक्रिया के बारे में, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण हो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया हुआ था तो बेरियम सल्फेट बना था और सोडियम क्लोराइड बना था। तो इसमें जो बेरियम सल्फेट होता है ना वो ठोस के रूप में सॉलिड होता है और यह विलयन में अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, इसी को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं संक्षारण के बारे में, तो उसकी संक्षारण किसे कहते हैं नॉर्मल सी भाषा में। तो भाई नॉर्मल सी भाषा में आपको बोले ना कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल से आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो लोहा है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है तो वह संक्षारित हो जाती है। चांदी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक परत बनाती है काली रंग की, तब भी वह संक्षारित रहती है। तांबा भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एक परत बनाता है हरा रंग का, जो कि संक्षारण होता है। संक्षारण आपको हमेशा पूछे जाते हैं।
अब देखिए, चांदी में कैसे संचारण होते हैं, तांबा में कैसे संचारण होती है, लोहा में कैसे संचारण होता है, ये सब जो चैप्टर है ना, ये धातु अधातु में पढ़ेंगे, वो अध्याय 3 में हमारा है। तो बस यहाँ पे इतना आपको जानना है कि चांदी का संचारण काला रंग का होता है और तांबा का हरा रंग का होता है, जबकि लोहा का भूरा रंग के होता है। सब चीजें जो हो रही है ना, ये सब चीजें सब है जो उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें ऑक्सीजन जुट जाते हैं। यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन रहते हैं, ये सब पदार्थ खुली अवस्था में रहती है और इससे आके ऑक्सीजन जुट जाते हैं, और ये सब क्रियाएं उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव हैं। अब यहाँ देखिए, यह नोट हमने इसलिए बनाया क्योंकि यह नोट से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, एसआई के एग्जाम में या आपके 10th एग्जाम में, कंपटीशन में, हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कि है कि देखिए, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस नहीं भरी जाती है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर ऑक्सीजन गैस चिप्स की थैली में भरी जाएगी तो वह ऑक्सीजन उससे अभिक्रिया करके उसको चिप्स को खराब कर देगा। इसी कारण उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि कम सक्रिय गैस होती है। अब देखिए, इसी कारण चिप्स की थैली में ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरी होती है, जिससे कि अंदर का पदार्थ ज्यादा समय तक खाने योग्य रह सके। तो भाई, यह रही रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का पूरा चैप्टर। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, हमको कमेंट करके जरूर बताइए। और हम अपनी तरह से पूरा जो टॉपिक है, जो लिखे हैं, मेहनत से लिखे हैं, वो एनसीईआरटी से लेके लिखे हैं। और भाई, जाते जाते आपसे हम इतना ही कहेंगे, हमारी भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।